जी बेटा, तमाम बच्चों की तवज्जो आप जरा मेरी बातों पर होगी। कोई मुश्किल मैथड तो नहीं है, कोई मुश्किल सॉल्यूशन भी नहीं है। बताने का मकसद ये है, तुमने देखा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने स्टार्ट में तुम्हें कह दिया था पेपर में नहीं आता। उसके ना आने की वजह ये नहीं है कि तुम्हें नहीं कराऊंगा मैं, उसकी ना आने की वजह यह है कि वो 5 नंबर के लिए नहीं बनेगा, वो अनयूजुअल क्वेश्चन है। उसके अलावा तुम्हारे पास बड़े खतरनाक टाइप ड्रॉनी टाइप क्वेश्चन है अभी और। तो अभी जिस कॉन्सेप्ट तक हम पहुंचे हैं, तुमने अभी तक क्या क्या बातें समझी, जरा और से समझना। मैं तुम्हें रिकॉल कर रहा हूं 3.1 को। तुमने सीखा लाइंस की इक्वेशन अगर गिवन हो तो मैं रेशो तक कैसे पहुंचूंगा, क्वेश्चन नंबर 1। तुमने सीखा लाइन की इक्वेशन में मैं y इंटरसेप्ट की फॉर्म, 2 इंटरसेप्ट की फॉर्म और इसके अलावा स्लोप परपेंडिकुलर फॉर्म कैसे बनाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2 था। ये दोनों पेपर में आए। फिर बता दो रिसेंटली आया है 2018 में, 2017 में दोनों क्वेश्चन आए 1 और 2। हालांकि तुम्हें मैं बोल सकता था कि 1 और 2 अहमियत नहीं रखते, लेकिन 1 और 2 अहमियत रखते हैं। तीसरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज एप्टीट्यूड में आ सकता है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। चौथा क्वेश्चन भी एक्यूट एंगल निकालना है कि राइट है या एक्यूट है, ये भी एमसीक्यूज है। पांचवा क्वेश्चन भी तुमने देखा कितनी आसानी से 2.5 को कनेक्ट करा दिया। छठा क्वेश्चन भी तुम्हें कनेक्ट करते हुए 5 का पांचवा पार्ट छठे क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा है पूरा पूरा। लेकिन क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, 2 के बाद से 7। 2 और 1 को भी मैं काउंट ना करूं, अगर इंपॉर्टेंट तो काउंट करूंगा लेकिन मुश्किल काउंट नहीं करूंगा। 7 का पार्ट ए और 7 का पार्ट बी, जैसे आप सबने किया, ठीक है। 8 और 9 इंपॉर्टेंट होंगे नहीं, लेकिन 10 इंपॉर्टेंट है। 10 के अंदर जो तुम बात आज समझ रहे हो, इसका इस्तेमाल तकरीबन अगले 6 क्वेश्चन में। और मैंने बताया तकरीबन आपके पास क्वेश्चंस हैं 23 क्वेश्चंस हैं, मतलब समझो आखिरी के सारे 10 वाले पार्ट से होंगे। तो 10 को समझना बहुत जरूरी है, इसके स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी है। अब जो मैं तुम्हें थ्योरम समझा रहा हूं, ये थ्योरम तुम्हारे आगे के सारे सवालों में काम आने वाला है, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 21 से 23 तक तकरीबन 6 क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। समझ रहे हो बात को? तो यहां तक की बातों में सिर्फ 7 इंपॉर्टेंट है और 7 का बी पार्ट सबसे ज्यादा, ए पार्ट इंपॉर्टेंट है। और अब 10 पर आ गए। 10 की बातें उस यहीं से मैं कनेक्ट करूंगा फिर आपकी रिकॉर्डिंग को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझिएगा ताकि आपके लिए रिकॉर्डिंग समझना आसान हो जाए, ठीक है। और जो सवाल के पास मैं ये वाले दे रहा हूं ना बेटा, इसकी जरूर प्रैक्टिस करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस पर काम करना है। पेपर में सवाल यहां से आते हैं, आपको पहले भी बता दिया। सही है। अब जरा देखो सवाल पढ़ क्या रहेगा, तुम लोग रीड करो क्वेश्चन नंबर 10 को, जल्दी से रीड करो। 3 पार्ट्स में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू है। और इसका पार्ट 1 ये बात कह रहा है कि आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 कॉमा y इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू kx प्लस 3। अब इसमें एक जगह के आ रहा है। अब नीचे एक बात लिखी हुई है, तुम लोगों ने अगर सवाल आधा पढ़ा तो काम खत्म हो गया। नीचे एक बात लिखी हुई है, तीनों लाइन तीनों पार्ट्स खत्म होने के बाद बी कॉन्क्यूरेंट, मतलब ये तीनों लाइंस जो इक्वेशन ही गिवन है वो कॉन्क्यूरेंट है। ये बात उसने कह दिया, आपको प्रूव नहीं करना, ये बात उसने कह दिया कि ये कॉन्क्यूरेंट्स है। आपको करना क्या है, आपको इन तीनों इक्वेशन की मदद से सिर्फ के निकालना है। आपका ताल्लुक नहीं है कि आप के को किस तरह निकालें। अब आप के को किस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर मैं आपको कहूं अब तक जो आपने पढ़ा उसी को सोच के बताओ तुम के कैसे निकालोगे। सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी में निकाल लूं किसी भी 2 इक्वेशन से, उसे जब मैं यहां पुट करूंगा तो के की वैल्यू खुद निकल कर आ जाएगी। अब ये वो बात है जो तुम लोग समझ गए, क्योंकि तुम्हें 9 पढ़ा था, अगर 9 नहीं पढ़ा तो तुम समझ नहीं पाते इस बात को।
अब जो थ्योरम के जरिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं उसका इस्तेमाल आगे बहुत है, तो इसलिए तुम उस थ्योरम के जरिए पढ़ो कि जब ये बात पहले से मालूम हो तुम्हें कि कॉन्क्यूरेंट है, लाइंस कॉन्क्यूरेंट है, सिर्फ तुम्हें इक्वेशंस में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें चाहिए कोई वेरिएबल की वैल्यू जैसे के। तो इसको फाइंड करने के लिए तुम्हें एक थ्योरम पढ़ा रहा हूं मैट्रिक्स का, जिसमें हम डिटर्मिनेंट के रूल से पढ़ाते हैं। डिटर्मिनेंट के रूल से आप इसको मालूम करोगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 बराबर है 0 के। ये 0 के बराबर क्यों है? कब होता है डिटर्मिनेंट 0 के बराबर? नहीं, ये 0 का कॉन्सेप्ट कॉन्क्यूरेंट की वजह से प्रूव हो रहा है। कॉन्क्यूरेंट कह दिया ना पहले से, जब भी तो 0 कह दिया। अगर कॉन्क्यूरेंट कहते ही नहीं तो फिर 0 क्या कोई और नंबर भी आ सकता था। समझ में आ रही है बात? मैट्रिक्स में याद करो, ऐसा एक सवाल कराया था और वहां मैं कह रहा था सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए, तो सिंगुलर का वर्ड आते ही आपने इक्वल टू के बाद डिटर्मिनेंट में 0 लगा दिया। ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 क्या है? ये इक्वेशन के अंदर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट्स हैं, इनको डिटर्मिनेंट के रूल से एक्सपेंड करेंगे, k की वैल्यू यहां से निकालेंगे। मैट्रिक्स वाला काम कर रहे हैं एक थ्योरम के जरिए। कॉन्क्यूरेंट लाइंस को प्रूव करने के लिए हम ये थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जिस थ्योरम के अंदर हम n को किसके बराबर रखेंगे? 0, और जब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा तो आराम से k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो कॉन्क्यूरेंट 0 के बराबर होता है, उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा हूं। डिटर्मिनेंट 0 के बराबर कब होता है? जब सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है? जब डिटर्मिनेंट का पूरा आंसर किसके बराबर होता है? 0 के आंसर के बराबर होता है। तो अगर कॉन्क्यूरेंट का भी आंसर 0 के बराबर होता है तो डिटर्मिनेंट के थ्योरम से आप आराम से निकाल लोगे k की वैल्यू। तो अब हम पहला काम ये काम करेंगे कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने का तरीका, 2 को मल्टीप्लाई करा दो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इसमें मैं x को भी अरेंज कर दूं, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ 2, यहां पर x तो पॉजिटिव है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसमें भी k x पॉजिटिव है, माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तीनों इक्वेशन अरेंज हो गई। अब A1 A2 A3 के यहां से आप तमाम वैल्यूज को यहां पर डिटर्मिनेंट में पुट करेंगे। ठीक है, यहां तक तमाम बच्चों को क्लियर है? मैं तुम्हें पेज नंबर दिखा देता हूं, पेज नंबर 115 के ऊपर बकायदा इस थ्योरम के हवाले से पूरा थ्योरम मौजूद है, आप देख सकते हो 115 पर 115। ठीक है, और डिटर्मिनेंट के जरिए ही निकाला गया था तीनों लाइंस को इस तरीके से फाइंड आउट करते हुए। ठीक है, ये थ्योरम के जरिए हम निकालते हैं। हाँ, ऐसी बातें बताई नहीं जाती। चले आए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इज इक्वल टू 0। अब बताओ A1 A2 A3 में आपने गौर से देख के बताना है A1 क्या हुआ? 2, x नहीं कोफिशिएंट 2, B1 A2 क्या हुआ? A2 क्या हुआ? 1, A3 क्या हुआ? शाबाश। A1 हुआ 2, A1 हुआ 2, A2 हुआ 1 और A3 हुआ k, x के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट। B1 हुआ -1, साइन भी तो देखो ना, -1, इसमें देखिए 2 1 3 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना तो आता है भाई, और अगर भूल गए हो तो वापस फर्स्ट ईयर पढ़ लो, गलती से उन्होंने प्रोमोट कर लिया। 2 से बनेगा कोफैक्टर माइनस, दूसरा कोफैक्टर किससे बनता है? माइनस पे। वजह बताओ आप, ये माइनस में क्यों बनता है, ये रीजन बताओ। 2 से बनेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद ये 4 नंबर लिखे जाएंगे, -1 -1 1 और 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ने के बाद 1 के -1 -1। अगर 2 कॉलम और रो छोड़ने के बाद 1 के माइनस, जी 1 3 1 और 3 जी, दोनों किसके बराबर हो गए? 0 के। k की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, कैसे मालूम करेंगे? ये मेथड आपको पता है, मैं डायरेक्ट कराता हूं।
3 1 जा 3 -3, AD माइनस BC फॉर्मूला होता है AD -1 1 जा -1। समझ बात? चाहो तो इसमें ये वाला ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, K1 K 2 बचा, 1 1 जा -1 माइनस K, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस। तो बेटा यहां देखिए 2 -3 + 1 3 माइनस K, 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो जाए वो ऐसी आ जाती है। और ये बचा प्लस का 2, 1 माइनस माइनस प्लस का K = 0। ठीक है बच्चों, एक मिनट जी, आप बताइए भाई, 3 में से 2 चले गए, 3 में से 1 चले गए, माइनस का 2, -2 2 जा 4, ये बचा 3 माइनस K, और ये 2 1 जा 2 + 2K = 0। भाई K को K के साथ सॉल्व कर ले, 4 3 -1 + 2 1 1 और प्लस K = 0 और K बराबर है -1K, और आंसर आ गया। जी सबके